तो बता दें कि बजट तो पेश हो चुका है और बजट में अब क्या कुछ अच्छा है, कैसे ये लोगों तक पहुंचेगा, कैसे आम जनता को इसका फायदा मिल पाएगा, इसको हम जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर जुड़े हुए हैं। किरण बघेल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रही है। किरण बघेल जी, आईएनएच के मंच पर हैं आप, और बजट आज पेश हुआ है, काफी सारी बड़ी बातें यहाँ पर निकल कर आई है और उसके बावजूद भी लोग जो है वो महंगाई की बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए मधुमिता जी, महंगाई की बात करें तो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे कम महंगाई दर अभी भारत में है। आप देख सकते हैं जिस तरह से इजराइल यूक्रेन वॉर की बात करें, कोविड काल की बात करें, तो जिस प्रकार सारे विश्व की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, कई कई कंट्रीज की इकोनॉमिक बर्बाद हो चुकी है, वहां पे भारत ने न केवल अपनी इकोनॉमिक को संभाल के रखने की कोशिश की बल्कि महंगाई दर को भी कंट्रोल में रखा। तो मुझे लगता है इस बात का भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहिए और मैं बधाई देती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, जो इन्होंने इतने कठिनाई, इतने क्रूशियल समय में इकोनॉमिक को बरकरार रखा, स्टेबल रखा और महंगाई को भी नियंत्रण में रखा। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपके पास आ रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से किरण जी ने ये बात कही है कि महंगाई का जो है वो स्तर यहाँ पर घटा है और इसको किस तरीके से देखना चाहिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देख लेंगे कि आप इस बजट को किस तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए, किरण जी जो है डबल इंजन की सरकार में है। छत्तीसगढ़ में भी वो लाभ में है, केंद्र में भी है। तो उनको महंगाई नजर नहीं आती है और महंगाई उनके लिए मुद्दा कभी बीजेपी का रहा भी नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ नहीं पाए। अब मैं आपको बता दूं, हमने अपने घोषणा पत्र में और एथेंटिक बताया था कि केंद्र सरकार के 3 लाख पदे रिक्त हैं, जो स्वीकृत पद उनके बारे में कुछ ना करके इन्होंने क्या किया है, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट था 1961 का, हम उसको बदलना चाह रहे थे हमारे घोषणा पत्र में। इन्होंने बदला नहीं। इन्होंने ये कहा कि 500 जो कंपनी है उन कंपनियों में हम इंटर्नशिप जो रखेंगे 5000 है, मतलब जो दैनिक जो लेबर का वो रहता है, मजदूरी दर से भी नीचे है 5000 रुपए, उस पर 1 साल रखेंगे। ऐसे ये बदलते रहेंगे और ये रेगुलर नियुक्ति, नियमित नियुक्ति कभी नहीं करेंगे। और धीरे धीरे ये आगे जाके ये सब प्राइवेट निजीकरण के जो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट और रुकेंगे, बता देता हूँ उदाहरण निजीकरण का कैसे। मान लो किसी बैंक में पहले 8 लाख एम्प्लॉय थे 3 साल पहले तक, वो घट के अभी करीब करीब 7 लाख हो गए, रिटायर हो गए। वहां भी अप्रेंटिसशिप की भर्ती चल रही है। वहां 5000 रुपया बैंक दे रही है, 5000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। तो ये धीरे धीरे घटाते घटाते ये स्थिति में ला देंगे कि रोजगार के अवसर हो जाएंगे बहुत कम। उसके बाद जब डिसइन्वेस्टमेंट की पारी आएगी तो जो लोग बचे हुए लोग रहेंगे उनकी आवाज नहीं होगी कि वो इसको रेस कर पाए या हड़ताल के जरिए या किसी मांग के जरिए। तो ये इनका ऑब्जेक्ट है। दूसरा, किरण जी को ये भी एक बात कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं दिया गया। पूरा बजट केंद्रित है एनडीए में जो इनके साथ देने वाले जो दल हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे तेलुगु देशम हो, आप देखना पूरा बजट इन पर फोकस है। जिस बिहार में 8 पुल बह गए, उस बिहार में इन्होंने पुल के लिए फिर से स्वीकृति प्रदान की। 2 एक्सप्रेस वे के लिए जो है 26,100 करोड़ रुपए जारी किया। साथ ही साथ जो है इन्होंने क्या बोलना चाहिए, स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश के लिए दिया। भले स्पेशल पैकेज शब्द नहीं हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां के डेवलपमेंट, एविएशन में डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर में भी इसी प्रकार की बात की कि पूर्वोत्तर राज्य में ये विकास होंगे। अब छत्तीसगढ़ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इनका कहना है कि बिजली मुफ्त देंगे। बिजली मुफ्त कैसे देंगे? आप इनसे जो है सोलर पैनल खरीदिए, उसका कम कीमत में होगा और उसको हम आपको देंगे तो आप एक बल्ब या 2 बल्ब 3 बल्ब जला सकेंगे। वो बिजली मुफ्त योजना है इनका। बिजली मुफ्त तो वो होता जो भूपेश सरकार ने दिया था कि हाफ बिल उन्होंने माफ किया था। आज बिल्कुल विपक्ष में आप हैं और बहुत उस गहराई से आप बजट को देख पा रहे हैं कि कौन कौन से लूपहोल है और क्या कुछ जनता के लिए होना चाहिए। आपके सवालों को लेकर के मैं जवाब के लिए किरण जी के पास जाऊंगी। स्वागत है, बजट दोनों पर बात कर रहे हो। हमारे साथ 2 मेहमान पहले से ही जुड़े हुए हैं। किरण बघेल जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संदीप दुबे जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो किरण बघेल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। किरण जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। संदीप दुबे जी की आपने बातें
सुने और उन्होंने यहाँ पर रोजगार को लेकर के हमेशा विपक्ष सवाल खड़े करता है। और यहाँ पर जिस तरीके से बात निकल कर आई है कि 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना पर यहाँ पर बात की गई है। 1 करोड़ युवाओं को ये इंटर्नशिप दी जाएगी। इसके साथ साथ में उस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ये बात उन्होंने उठाई। रोजगार की दृष्टि से सरकार का कहना है कि ये एक बड़ी योजना है, लेकिन कहीं इसका हाल अग्निवीर की तरह तो नहीं हो जाएगा? अग्निवीर की तरह तो इसका विरोध आगे नजर नहीं आएगा? देखिए मधुमिता जी, जो भी हमारी भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। अगर 370 धारा की बात कर ले या मुस्लिम महिलाओं को तलाक से आजादी की बात कर ले या तमाम ऐसे घोषणा जो उन्होंने पहले किए हैं मगर पूरे भी हुए, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता ने तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा है और अपना जनमत दिया है, मुझे लगता है हम प्रधानमंत्री जी उस जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। और जिस प्रकार देख सकते हैं मधुमिता जी, ये काफी रिफॉर्मरी बजट है और ये भविष्य का बजट है जिसमें 4 स्तंभ को ध्यान देकर बनाया गया है, महिला, युवा, किसान और गरीब। तो मुझे लगता है चारों ही वर्गों पे फोकस किया गया है और चारों ही वर्गों के लिए घोषणाएं की गई है और आवंटन किया गया है। तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य बजट है ये। और निश्चित तौर पे जो 1947 की जो परिकल्पना, जो सपना देखा है हमारी सरकार ने, विजन जो तैयार किया, वो इसका एक बेस बनेगा। और निश्चित तौर पे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी संदीप जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ को कुछ की घोषणा की, तो आप जानते हैं किस प्रकार ऑलरेडी संपूर्ण संपदा से परिपूर्ण है छत्तीसगढ़। संपदा की बात करें, मिनरल्स की बात करें, कोयले की बात करें। मैडम 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी मैं। आप, मेरा ये सवाल ये है, ये सवाल संदीप जी के साथ साथ मेरा भी है कि बिहार और आंध्र प्रदेश का जो दखल है वो केंद्र सरकार में दिखाई पड़ता है, इसलिए बजट में भी इस 2 राज्यों का दखल दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनावों में उन्हें बहुत काफ़ी कुछ यहाँ से मिल पाया है। 11 में से 10 सीटें उनको मिल पाई है। एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब 11 की 11 सीटें उन्हें मिली थी तो छत्तीसगढ़ राज्य को तोहफा मिला था राज्य बनने का। इस बार इस तरीके का कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मतलब इस तरीके से लग रहा है कि ठीक है, भाजपा की जो लहर थी और जिस तरीके का माहौल था उसमें तो आगे सब कुछ मिल गया, लेकिन बहुत कुछ नहीं दिखाई दिया। और आप जो जवाब देने वाली उसमें कि खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन उसका हम घाटा कितना सहते हैं? पिछले 3-4 सालों से लगातार हम रेलवे को लेकर के यहाँ पर कोई कहीं जाने का प्लान करता है और उसके 10 दिन पहले उससे मैसेज आ जाता है कि आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई। इस तरह की तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा है छत्तीसगढ़िया। विष्णुदेव साय जी ने 4 नए रेल परियोजना की बात अभी स्वीकृति अश्वनी जी से प्रदान मिली है और वो बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में भी लागू होने वाला है। और रही बात, आप देख सकते हैं पिछली विजिट पे जब नितिन गडकरी जी आए थे और मोदी जी आए थे तो इनके टीएस सिंहदेव जी और बघेल जी ने खुद मंच से कहा था कि जितना हमने केंद्र सरकार से मांगा है उससे कहीं ज्यादा भर भर के केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के ऊपर कृपा की है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को ऑलरेडी हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री की घोषणाएं शुरू से देख सकते। चुनाव की जो सभा हुई, 4-5 सभा मोदी जी की हुई, तो मधुमिता जी हर चुनावी सभा में करोड़ों की घोषणाएं करके जा चुके हैं हमारे मोदी जी, चाहे वो कॉरिडोर की बात करें, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें। और अभी जो केंद्रीय वित्त आयोग के जो सदस्य आए थे, अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भी ये माना है कि यहाँ पे संपदा से परिपूर्ण छत्तीसगढ़, यहाँ सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात है। और जिस प्रकार हमारे वित्त मंत्री आईटी हब की बात कर रहे हैं नया रायपुर में, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा रोजगार का मौका बहुत जल्द ही मिलने वाला है। और जो अभी शिक्षा कर्मी की भर्ती की बात करें, अभी बहुत जल्दी बहुत रोजगार के भी अवसर छत्तीसगढ़ के युवाओं को। जी, हमारे साथ संदीप दुबे जी इस वक्त अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। संदीप दुबे जी, आपके सवालों का मैं जवाब लेने के लिए उनसे बात मैंने की, उन्होंने अपना जवाब भी यहाँ पर रखा है। क्या आप संतुष्ट हैं या आपको और भी जो बजट में ऐलान हुए हैं उसमें और किस तरीके से आप इसे देखते हैं? छाप है, आप मॉडस ऑपरेंडी है बीजेपी के प्रवक्ताओं का कि 3-4 बातों को बोल दीजिए, उससे इनकी वो खत्म हो जाता है। आप बताइए, पूरे देश में सबसे ज्यादा कोयला उत्खनन छत्तीसगढ़ में होता है। 76,000 करोड़ के जो राजस्व कोयले से मिलता है उसमें 76% करीब जो है छत्तीसगढ़ से जाता है। रेल परिवहन उसी के कारण सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है। ये जब से सरकार आई है, ये अडानी को दिए 2.5 लाख पेड़ काट दिए गए, उसके बाद उसको फिर जो है रिहेबिलिटेशन का कोई कुछ नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में जब से सरकार आई है
बिलासपुर रायपुर में अडानी पे गैस पाइपलाइन बिछने लग गए हैं, जिससे आपको रसोई गैस का भी अभी देने जा रहे हैं। तो जब से आए हैं ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो इनके मित्रगण हैं, उन्हीं को छत्तीसगढ़ में दोहन करने की अनुमति मिली है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास एनटीपीसी है जो पावर सेक्टर में काम कर रही है, कोल इंडिया है, उसके साथ साथ जो है एल्यूमिनियम फैक्ट्री है बाल्को का, जो डिसइन्वेस्टमेंट में चला गया, लेकिन फिर भी इसमें 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप बताइए, इतने बड़े बड़े चीज होने के बाद भी रेलवे में सुधार नहीं कर पाए, एविएशन के लिए कोई भी नहीं करे। जो एविएशन छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर में या अंबिकापुर में डेवलप हो रहा है बड़े मुश्किल से, उसको पिछली सरकार ने जो पैसा दिया था उस पर हो रहा है। इनको कम से कम, अगर ये बोलते हैं 47 की कल्पना कर रहे हैं, 1947 में विकसित देश रहेगा, विकसित देश तब बनता है जब प्रदेश के, जिले के, गांव के हर तरफ का विकास कॉमन हो, सामान्य हो, समान रूप से हो। आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। आप, मैं मध्य प्रदेश का बोलूंगा नहीं, आप मध्य प्रदेश की भी यही हालत है। तो ये जहां से ज्यादा सीट पाए, उनको ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ तो रामराज है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ इनको जरूरत भी नहीं कुछ करने की, ये सिर्फ अपने लोगों को पटाने में लगे हुए। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें, इनमें अब राष्ट्रीय स्तर की हम बात कर लें, ये जीएसटी पे बात नहीं करते, जबकि 90% जीएसटी छोटे मध्यम और व्यापारियों से आता है, 10% कारपोरेट से आता है। इसमें इम्बैलेंस इसलिए है कि कारपोरेट से जीएसटी जितना भी लगाते हैं बहुत कम रेट लगाते हैं। जो चीज बल्क मात्रा में कारपोरेट खरीदती है उसको 2% 3% है, और सामान्य जो मिडिल क्लास व्यापारी और ये सब खरीदते हैं इनका 18% है। जबकि 90% कम जीएसटी जब यहाँ से मिल रहा है जनरल व्यापारियों से, तो उस पर इनको बैलेंस बनाना चाहिए। दोनों जगह कुछ ऐसा करना चाहिए, कारपोरेट को ज्यादा लगे और इनको कम लगे। दूसरी बात आपको बता दूं, ये पेट्रोलियम पर चुप बैठे हुए, लगातार क्रूड ऑयल कम हुआ, इतने सालों में पेट्रोलियम में कमाई कर रहे हैं। मतलब पहली सरकार देखा जो बिजनेस कर रही है कि हम इसमें बिजनेस करेंगे और इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेस वे में करेंगे, अयोध्या जैसे सिटी बनाएंगे, वाराणसी जैसे रोड बनाएंगे, और देख रहे हैं अभी एक बरसात में हालत क्या हो गया। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, और सब जगह गुजरात के ठेकेदार आके काम कर रहे हैं, ये उनको काम देने के लिए पूरे देश में हालत कर दिए हैं। और आपको आगे बताऊं, कुल मिलाकर के जिस तरीके से मध्य भारत को यहाँ पर ठगा सा महसूस किया जा रहा है, आपका कहना ये निकल करके आ रहा है संदीप दुबे जी। किरण बघेल जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। कल ओपी चौधरी जी ने भी ये बात कही थी कि 10 साल पहले की बात अगर कहें, या उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट की बात कही थी कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस स्तर पर खड़ी थी, और अगर आज की बात करी जाए तो आज भारत की अर्थव्यवस्था को मोदी जी ने 5वें नंबर पर ले आया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये बात कही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार सुदृढ़ होती जा रही है। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती जा रही है, इस तरीके से डाटाज तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जिस तरीके से कृषि अगर बात की जाए, भारत एक कृषि प्रधान देश के तौर पर जाना जाता रहा है हमेशा से, और इस बजट में उसके लिए 1.25 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हर बजट में कुछ ना कुछ किसानों के लिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी देश का किसान असंतुष्ट नजर आता है। देखिए, निश्चित तौर पे मधुमिता जी, निश्चित तौर पे भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, देश है, और छत्तीसगढ़ तो और मूल ही कृषि प्रधान प्रदेश है। तो मुझे लगता है ये जो इस बार राशि की घोषणा की, मुझे ये पर्याप्त रहेगा, और कहीं ना कहीं उनके जो तिलहन और दलहन के भी उस पर फोकस किया गया है, उसके बिक्री पर फोकस किया गया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारी पिछली सरकार में मुफ्त में जो खेत में चलने वाले जो मोटर्स है, तो उस पे कमल ज्योति के तहत फ्री में बिजली प्रदान की गई थी, और इनकी बिजली बिल में भी रियायत दी गई थी। तो छत्तीसगढ़ की सरकार सदा से ही यहाँ के किसानों के लिए संवेदनशील रही है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं है। किसान किरण जी, क्या इस बजट से उनके एमएसपी जैसी जो समस्याएं लेकर के किसान जो महीनों बैठे रहते हैं, हड़ताल करते हैं, उस तरह की समस्या का समाधान हो पाएगा? निश्चित तौर पर अगर डिटेलिंग पे जाया जाएगा मधुमिता जी, तो जो 1.5 करोड़ का जो किसानों के लिए घोषणा की गई है, हो सकता है डीपली अगर स्टडी किया जाए तो इस पर भी कुछ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसानों को राहत मिले।
और हम तो कहते हैं ये बहुत आशा भरा बजट है और किसानों के लिए जो इतनी बड़ी घोषणा की गई उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली है। साथ में साथ महिला और युवाओं पर भी जो फोकस किया तो निश्चित तौर पे ये रिफॉर्मेटरी बजट है और भविष्य का बजट है। जी, संदीप दुबे जी क्या कहेंगे आप? जी आपको याद होगा, आप तो खुद अपना आय देख लीजिए, मैं अपना आय देख सकता हूँ, किरण बघेल जी अपना आय देख सकते हैं कि हम 10 साल में कहाँ पहुंचे हैं। ये किसी को बताने से या मेरे बताने से या किरण जी के बताने से कुछ नहीं होगा, बहुत हालत खराब है। आपको अब बता दूं कि इन्होंने एक बजट में शायद 21 के बजट में घोषणा किया था कि जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेल और रायपुर रेल के में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, रेल मेडिकल कॉलेज, उसका इम्प्लीमेंट रेलवे आज का तक नहीं। मेडिकल कॉलेज। हाँ, जी आपको याद है ना? जी उसका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ, ना ही नोटिफाइड हुआ कि हम ये करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। जो भी छत्तीसगढ़ सरकार कोई ने, पिछली डेवलपमेंट नहीं हो सरकार ने जो पाया। नया मेडिकल कॉलेज खोला है सरकार की तरफ से, सरकार के एफर्ट से, स्टेट के पैसे से, ये 8 महीने में इनकी सरकार नहीं बढ़ा पाई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो घरेलू उत्पाद हैं, जो घर में डेली यूज के जो है, चावल दाल राशन तेल, इस पर इनको जीएसटी कम करना था। पेट्रोलियम में जीएसटी कम। ये देखिए बजट क्या होता है, आम बजट क्यों कहते हैं इसको, सब लोगों का काम है। ये तो इंटरिम जो बजट पेश किए थे उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन इंटरिम बजट में भी कारपोरेट का छाप दिख रहा था, इस बजट में भी कारपोरेट का छाप दिख रहा है। इस छाप से अगर ये बाहर नहीं आएंगे तो देश की इतनी दुर्दशा होने वाली है। आज किसान का जो आय है ये पांचवें नंबर, 27 रुपये प्रतिदिन है एक किसान का आय। अगर वो अपने खेत में काम करता है तो 27 रुपये औसत है एक दिन में, तो 27 रुपये में वो क्या क्या करेगा। और दूसरी बात जो है, इनको छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे यहाँ सिंचाई के लिए जो परियोजना है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे की आवश्यकता है। हमको हमारे छत्तीसगढ़ में इन्होंने, ठीक है, इनके 10 साल की सरकार में करीब 180 पीएचक्यू और सीएच, ये जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बढ़े, स्टेट गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन से, कुछ सेंट्रल से आया। लेकिन आज हमको छत्तीसगढ़ में ही कम से कम 2200 पीएच पब्लिक हेल्थ सेंटर की जरूरत है और उतने डॉक्टर की जरूरत है। आज हमारे यहाँ 20,000 डॉक्टर एमबीबीएस बेरोजगार है। आप ये समझ सकती हैं, आपको लगता है कि एमबीबीएस करने वाला बहुत खुश है, एमबीबीएस करने के बाद उनको रोजगार नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में ही 20,000 पोस्ट खाली। आप जो इंटर्नशिप करके रूरल सर्विस में जाना है उनको सरकार जो है नहीं भेज पा रही, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी केंद्र सरकार उसको 8वें स्थान पे रखी है। आज आम जीवन में रोटी कपड़ा और मकान स्वास्थ्य की जरूरत है। आज हम इतने साल में हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाए और हर भाजपा का नेता 10 साल पुरानी सरकार को बोलता है, क्या 10 साल इनको काफी नहीं था कि कुछ करने के लिए? जी बिल्कुल। तो 10 लगातार साल में भी कांग्रेस यहाँ पर के जिस तरीके से आपने रेल मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ पर उठाई, 2021 के आपने बजट की यहाँ पर बात याद दिलाई है, और 2021 के बजट में जो ऐलान हुए थे उसकी भी यहाँ पर पूर्ति नहीं हो पाई है, वो सब बातें भी पूरी नहीं हो पाई। इस पर लेकर के हम चर्चा करेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि सिद्धार्थ कलहंस जी हमारे साथ सख्त जुड़े हुए हैं आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में, और हमारे साथ किरण बघेल जी भी यहाँ पर हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सिद्धार्थ कलहंस जी, आपके पास हम आ रहे हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आर्थिक विशेषज्ञ हैं आप और बाजार पर भी आज असर दिखाई पड़ा है, किस तरीके से देखते हैं आज इस केंद्र के बजट को? केंद्र में ने आज केंद्र की सरकार ने जो बजट पेश किया है इसकी काफी कुछ झलक हमको जो इंटरिम बजट पेश हुआ था, याद करें इस साल की शुरुआत में इंटरिम बजट, चुनाव के चलते इंटरिम बजट पेश करना पड़ा था, लेकिन बहुत सारी चीजें इंटरिम बजट में इसकी झांकी दिखाई गई थी। नई चीजें कुछ ऐसी हैं कि जो जिनका असर आपको बाजार पर दिखाई पड़ रहा है। एक, रोजगार को, नियोजित रोजगार को, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए जिन उपायों की घोषणा की गई है, चाहे वो ईपीएफओ के लिए इंसेंटिव देने का हो या डीबीटी हो, पहली सैलरी के बराबर 15,000 रुपए तक की लिमिट तक, इस तरह के उपायों का असर कम से कम भारत जैसे देश में जो कंपनियां अपने यहाँ नए लोगों की भर्ती करना चाहती हैं वो उससे प्रोत्साहित होंगी, उनकी तरफ से नई भर्तियों की शुरुआत हो सकेगी। दूसरा, जो सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित था वो इनकम टैक्स को लेकर किया गया फैसला था, जो कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है उनमें जो लोग ऑप्ट करेंगे। और आपको एक बार बता दूं कि
जो दो तरह के इनकम टैक्स के रिजीम है हमारे यहाँ, एक ओल्ड रिजीम, एक न्यू रिजीम। यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, जो नए लोग जो नौकरियों में जा रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए काफी राहत की बात है, जो इंटरिम बजट में जिसकी झांकी भी नहीं थी। लेकिन ये एक सरप्राइज फैक्टर है कि इस में इनकम टैक्स में न्यू रिजीम में जो लोग जाएंगे उनको राहत मिली है। अब वो 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी उनकी शून्य हो जाएगी। 3 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं किया गया है। इन सब चीजों का असर आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, एक बिग पुश देने के लिए सरकार जो अपनी स्पेंडिंग जो है, जो खासतौर पर युवाओं को रोजगार पर, कौशल पर और उन सब चीजों पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का जो ऐलान है, ये सब जो बड़े इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट होगा, कैपिटल का डिप्लॉयमेंट, इससे मार्केट एक्सेलरेट होगा, इकोनॉमी रोटेट होगी, इकोनॉमी में पैसा आएगा। खास तौर पर इस बार का बजट महिलाओं पर, छात्रों पर और किसानों पर, 3 पर कुछ खास मेहरबान दिखता है। महिलाओं के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है उस लोन को लेकर। छात्रों के लिए जो एजुकेशन लोन है उसमें जो राहत दी गई है। इसके अलावा नई नौकरियों की तलाश कर रहे नौजवानों के लिए, और उनसे ज्यादा उन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए जो कंपनियां आगे आने वाले समय में नौकरियां देंगी या नौकरियां देना है जिन्हें, उनके लिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर पर। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से ये जो पहला बजट जिस सरकार ने पेश किया है, यूपीए एनडीए 3 ने, ये पहला बजट कई मामलों में आशाएं जगाता है, और मुझे लगता है कि इसमें काफी कुछ झलक भी दिखती है। जो संकल्प पत्र था सरकार का चुनाव में जाने से पहले, उसकी भी बहुत आपको झलक दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने युवाओं की यहाँ पर बात करी, 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप की बात यहाँ पर कही गई है, जिसके माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और उन्हें प्रति माह 5,000 रुपए भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक मुश्त राशि 6,000 रुपए की भी दी जाएगी। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं, और कहीं ये उस तरीके का तो ना हो जाए जैसा कि अग्निवीर योजना को लेकर के जिस तरीके की बातें निकल कर आई हैं। एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में आप इस योजना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा संकट ये है कि जिस अनुपात में युवाओं की फौज निकल कर आ रही है पढ़ाई लिखाई करके, कौशल हासिल करके, उस अनुपात में सरकारी नौकरियां नहीं है। तो देखना होगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ, कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके के उपाय किए जाएं कि जिससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो इस तरह से एक कदम जिसका अभी आपने जिक्र किया, ये इसके अलावा कई सारे कदम जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कंपनीज को जो अपने यहाँ हायरिंग करेंगी, ये सारी जो कवायद है बजट की, ये जो सारी घोषणाएं हैं बजट की, निश्चित तौर पर इससे कम से कम फॉर्मल सेक्टर में, प्राइवेट कंपनीज में नए रोजगार के साधन निकल कर आएंगे। और जहां तक अग्निवीर से इसकी तुलना है, देखिए जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप की बात कमोबेश चुनाव लड़ रहे हर राजनीतिक दल ने इस तरह की बात अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में कही थी। तो ये जो इंटर्नशिप की बात है, इंटर्नशिप के बाद उसमें से जो लोग कौशल युक्त होंगे, जो काम लायक होंगे, वो आगे भी नौकरियां करते रहेंगे, और ये इंटर्नशिप उनके लिए काम आएगी, जिससे पहली नौकरी का जो जी बिल्कुल। तो ये युवाओं को देखते हुए भी ये जो बजट है काफ़ी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी उम्मीदों वाला लग रहा है युवाओं की दृष्टि से, जिसके साथ साथ ये भी बात कही गई है कि सभी सेक्टर्स में अतिरिक्त मैन पावर बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर मैन पावर बढ़ेंगे तो रोजगार की संभावनाएं निकलेंगी, रोजगार की संभावनाएं जहां पर होंगी तो युवाओं को अवसर मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे। तो लगातार हमारे साथ यहाँ पर सिद्धार्थ कलहंस जी आर्थिक विशेषज्ञ बने हुए, हमारे साथ किरण बघेल जी बीजेपी प्रवक्ता भी बनी हुई है, हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय साहू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको बजट की बड़ी बातें बताते रहेंगे। बजट सत्र पे क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कौन से लूप होल्स है, किस तरीके से आम जनता को इसका लाभ मिल पाएगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा INS 24/7 पर। लगातार हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।